हेलो एवरीवन, हम लोग जीपीएससी के जीएस पेपर 2 में पॉलिटी वाले पार्ट का आज अप्रोच कैसे करना है इस चीज को लेकर हम बात करने वाले हैं। जैसे मेरे सामने जीएस 2 का कोर्स है जिसके ऊपर लिखा है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड 8 ऐसे यूनिट्स हैं या 8 ऐसे चैप्टर्स हैं या 8 ऐसे पॉइंट्स हैं जो दे रखे हैं इसमें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेलिएंट फीचर्स, फंक्शन ड्यूटीज ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, इशू चैलेंज पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, रूरल एंड अर्बन गवर्नेंस, 73rd एंड 74th, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, रोल पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, जुडिशरी इन इंडिया, इस तरीके से। अब इस दौरान जैसे क्या सबसे सही स्टैंडर्ड अप्रोच होगा उस पर बात करनी है, बट उसके पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैं किसी कोने में लिख कर छोड़ता हूं कि GS2 का जो पेपर आता है उसका जिस पहले पार्ट की हम बात कर रहे हैं जिसको पॉलिटी कहते हैं, मैंने मोर ऑफन देन नॉट देखा है तो टोटल 5 क्वेश्चंस इसमें से मैक्सिमम बन पाते हैं। कहीं पर मेरा अगर एरर ऑफ जजमेंट है तो ऐसा हो सकता है कि 5 की जगह में 6 क्वेश्चन वहां पर देखने के लिए मिलेगा, बट मोर ऑफन देन नॉट आई थिंक द रेलेवेंसी इज ऑफ 5 क्वेश्चंस। अब सवाल ये पैदा होता है कि ज्यादातर लोग पॉलिटी वाला पार्ट जब देखते हैं और कोर्स को अपने सामने देखते हैं तो ये सजेस्ट किया जाता है कि आप पूरा का पूरा लक्ष्मीकांत उसमें पढ़ के निकल सकते हैं, बट अगर 5 क्वेश्चन ही है और हर क्वेश्चन अगर 10 मार्क का ही है तो मिला जुला के 50 मार्क की ही तैयारी करनी है। तो इस 50 मार्क की तैयारी को सबसे रेलेवेंटली कैसे करना है उस चीज को मैं भी बोर्ड पर समझाने की कोशिश कर सकता हूं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जैसे सबसे पहला पार्ट यहां पर जो लिखा है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स को लेकर लिखा हुआ है। अब ऐसा है कि लक्ष्मीकांत में सेलिएंट फीचर्स को लेकर एक पूरा का पूरा चैप्टर दिया हुआ है जिसको अगर मैं मेरे सामने से पढ़ूं तो सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पे मोर ऑफन देन नॉट क्वेश्चंस बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब वो थोड़े आउटडेटेड हो गए तो उस पे गेम नहीं जाएगा। उसके अलावा ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट के फीचर्स लिखे हैं वो ये है प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, मेजॉरिटी पार्टी रूल, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, membership of the ministers in the legislature, leadership of the prime minister or the chief minister in the state legislature and dissolution of the lower house, लोकसभा या फिर विधानसभा। ये लिखे हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स। फिर लिखा है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, सेक्युलर स्टेट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सिंगल सिटीजनशिप, इंडिपेंडेंस बॉडी, इमरजेंसी प्रोविजंस, 3-tier गवर्नमेंट। इस केस में जब ये 16 फीचर्स मेरी आंख के सामने आते हैं, उसके अलावा मैं ये मान के चलता हूं कि शेड्यूल वगैरह भी फीचर्स का ही पार्ट होते हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में अगर कुछ कुछ याद करें तो सपोज एक सिटीजनशिप वाले की अगर बात करता हूं या फिर प्रोबेबली अमेंडमेंट्स को लेकर बात करता हूं तो इन पे हमने क्वेश्चंस देखे हैं, या फिर फॉर दैट मैटर फंडामेंटल ड्यूटी हो, फंडामेंटल राइट हो, किसी भी ऐसी चीज पर जब क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा ये सेलिएंट फीचर्स में से ही आ रहा है। तो सर इसको तैयारी करने के लिए सही अप्रोच क्या हो सकता है? इन माय पर्सनल ओपिनियन इसमें से जितने फीचर हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। एक पार्ट होगा स्टैटिक वाला पार्ट, जैसे कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि इट इज ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। ऐसा होता है सिविल सर्विसेज के प्रेपरेशन में कि अगर किसी भी फीचर को लेकर अगर कोई स्टैटिक क्वेश्चन बनता है और हम उसका जवाब एकदम आर्टिकुलेटली नहीं देते हैं तो जो प्रोफेसर है या जो भी चेकर है इस चीज को जो चेक कर रहे हैं दे गेट अ वाइब कि हम लोग नॉलेज वाइज इतना साउंड नहीं है। तो सबसे पहले उन सेलिएंट फीचर्स को सही तरीके से स्टैटिक लेवल पर याद कर लेने में फायदा है। एग्जाम्पल, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज में ये एकदम क्लैरिटी के साथ होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया है, फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिया है, डीपीएसपी किस तरीके से लिया है, प्रीएम्बल में से कौन सी चीज़ कहाँ से लिया है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर हमारा नहीं है या हम डेमोक्रेसी ले रहे हैं तो वो कहाँ से लिया है, वो वेरियस सोर्सेज वाले पार्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। उसके अलावा पिछले 2-3 साल में ट्रेंड देखा है मैंने कि ये जितने भी टॉपिक्स होते हैं इनके ना करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। तो ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस को क्या क्वेश्चन इनका कोर बन के आता है, इनका जो मेन कोर बन के आता है वो है वाई। वाई का मतलब कि सर अगर कोई सेलिएंट फीचर अवेलेबल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो पिछले 75 साल से एक किताब दी गई है
तो सर उसके एक फीचर में कोई भी प्रकार का न्यूज अगर बन रहा है तो वो न्यूज क्यों बन रहा है? रेंजिंग फ्रॉम, मैं मेरे सामने अगर लक्ष्मीकांत को देखूं तो रेंजिंग फ्रॉम इमरजेंसी प्रोविजंस को लेकर जब एक बार क्वेश्चन बना था तो वो स्टैटिक पार्ट को लेकर बना था। जब इंडिपेंडेंट बॉडीज को लेकर बनता है या सिटीजनशिप को लेकर मैंने देखा था एक बार क्वेश्चन बना था, तो वो जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सीएए का जब लागू करने को लेकर बात थी उस वजह से वो करंट अफेयर का क्वेश्चन बना था। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, इन पे क्वेश्चंस जो हैं वो करंट अफेयर में तभी बनेंगे अगर किसी प्रकार का कोई लैंडमार्क जजमेंट आएगा या फिर अगेन सुप्रीम कोर्ट में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वगैरह कोई ये बैठ के देखेगा कि किसी न किसी तरीके से किसी फंडामेंटल राइट में किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं आ रहा है ना, तब वो क्वेश्चंस बनेंगे। उसके अलावा ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है ये एक जगह पर इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी पर बनता है। वेराज मैं कोर्स को भी अगर ध्यान से देखता हूं तो कोर्स में भी जो हमारा 8वां पार्ट है वो जुडिशरी इन इंडिया स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिलेटिंग टू इमरजेंसी है ही। तो ऐसा नहीं है कि इनमें से कुछ फीचर्स, अच्छा सेम केस में 3 टियर गवर्नमेंट एक फीचर है, 3 टियर गवर्नमेंट अगर एक फीचर है और इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी एक फीचर है, तो ये दोनों हमारे कोर्स के हिसाब से 5th नंबर पर रूरल एंड अर्बन भी तो एक टॉपिक के हिसाब से दिया और 8 नंबर पर जुडिशरी भी एक टॉपिक के हिसाब से दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर फीचर्स लिखे हैं उसके बाद वाले टॉपिक्स में उसका ओवरलैप नहीं है। अगर कोई फीचर छूट भी जाता है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आगे उन टॉपिक्स को उस चीज़ को कवर करना पड़ेगा। तो मेरे हम्बल ओपिनियन में जो पहला पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स, उसमें ना कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनका वाई अच्छे से करके जाइएगा। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि इसके सोल्यूशंस को लेकर बात करना चाहिए। यू नीड टू नो द स्टोरी बिकॉज अ सेलिएंट फीचर कैन नॉट हैव सॉल्यूशंस टू दैट, right? It is basically any alteration or any kind of amendment that is being talked about. तो ये मेरा पहला अप्रोच होगा सेलिएंट फीचर्स को लेकर। इसके बाद एक जगह है जो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ओवरलैपिंग वाला फीलिंग देता है, जो मेरा टॉपिक नंबर 2, 3 और टू सम एक्सटेंट 4 वाला पार्ट है। जैसे जो मेरा टॉपिक नंबर 2 है उसमें लिखा है फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ द इंडियन यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो मैं यहाँ पर खाली लिख रहा हूँ कि ये सेंट्रल और स्टेट को लेकर बात है, सही है। फिर 3rd वाला जो टॉपिक है जिसमें लिखा है इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, टू सम एक्सटेंट इट इज अगेन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट ओनली, लेकिन उसका एक स्पेशल प्रावधान है, इसीलिए 3 में मैं ये तो लेता ही हूँ, प्लस 3 वाले में गवर्नर को लेकर लिखा है, ठीक है। और जो 4th वाला है इट इज अगेन टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। सो बेसिकली ज्यादातर 2, 3 और 4 अगर ये सेंटर और स्टेट के बीच में कोर लेवल पर ठीक से तैयारी कर ली जाए तो आई थिंक हमारे 2, 3 और 4 की वजह से पॉलिटी में जो 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें से 2 क्वेश्चंस एक साथ सॉल्व होने का अच्छा प्रोबेबिलिटी बन के निकलता है। अब सवाल, इनको सॉल्व करने का क्या तरीका है? होता क्या है, जैसे इन पे जब क्वेश्चन आ रहे हैं तो ज़्यादातर ना प्रॉब्लम पे आ रहे हैं किसी न किसी प्रकार के। तो जब प्रॉब्लम पे आते हैं तो ज़्यादातर सेंटर और स्टेट का मैंने एक तरीका बनाया है कि उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो किन चीज़ों को लेकर होते हैं। जैसे मोर ऑफन देन नॉट द प्रॉब्लम्स दैट इज करंटली डिस्कस्ड इज कॉन्स्टिट्यूशनल बिटवीन देम, there are obviously political problems also between them, then there are economic problems that exists between them, it is the administrative setup जो एक तरीके का उनके बीच का प्रॉब्लम होता है। उसके अलावा जैसे जुडिशरी का जो हायरार्की रिलेटेड प्रॉब्लम है वो उनके बीच का प्रॉब्लम है। उसके अलावा जोग्राफिकल या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच में है। अभी जो सबसे ज़्यादा चर्चे में हम लोग देख सकते हैं तो प्रॉबली जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ममता बनर्जी, तो एक सेंटर को लेकर चलते हैं, एक स्टेट को लेकर चलते हैं, तो एक साल के करंट अफेयर में ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको दिखने लग जाएगी जो कुछ सेगमेंट्स जिसमें प्रॉब्लम हर साल बहुत ही ऑब्वियस रहता है। तो सर उसमें क्या करना है? कुछ चीज़ें इसमें भी फिक्स है। जैसे इनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको मैं यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। दे ऑल हैव प्रॉब्लम्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज रिलेटेड टू बॉडीज, देन इट इज विथ रिलेटेड टू आर्टिकल नंबर, देन इट इज विथ रिस्पेक्ट टू स्केड्यूल्स। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर देखेंगे तो ज़्यादातर प्रॉब्लम बॉडीज़ को लेकर ही है। जैसे बॉडीज़ में मैं लिखता हूँ फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन,
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ऑफ लेट जो अभी बॉडीज को लेकर प्रॉब्लम है, वो इन्वेस्टिगेटिंग बॉडीज को लेकर थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है सेंटर और स्टेट के बीच में। उस केस में अगर आर्टिकल नंबर को देखते हैं तो आर्टिकल 15 को लेकर, आर्टिकल 16 को लेकर, 19, 21, डीपीएसपी के कुछ आर्टिकल्स, देयर आर लॉट ऑफ आर्टिकल्स जहां पर सेंटर और स्टेट के बीच में किसी न किसी प्रकार का कोई लूप है। उसके अलावा शेड्यूल्स में, जैसे शेड्यूल्स में शेड्यूल 4, शेड्यूल 7 अगर कोर्स के हिसाब से देखें तो वैसे भी जो पॉइंट नंबर 4 है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, इश्यूज एंड चैलेंजेस, वो एक्चुअली में तो शेड्यूल 7 को लेकर ही उस चीज की चर्चा है। ये प्रॉब्लम्स रहेगी। पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स पे इन जनरल क्वेश्चंस नहीं आते, बट अच्छा एक बात और, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम को लेकर जब भी कोई स्टूडेंट अप्रोच करेगा GS2 के पेपर को, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उस लैंग्वेज का इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर राइट द पार्ट, राइट द आर्टिकल नंबर, राइट द स्टेटेड ड्यूटी दैट वाज गिवन टू दैट XYZ पर्सन और प्रोबेबली अकॉर्डिंग टू दैट आर्टिकल। फिर उसको लेकर ये लिखिए कि उसमें करंट लेवल पर क्या प्रॉब्लम चल रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट में उसको लेकर कोई जजमेंट चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस चल रहा है, किसी ने किसी प्रकार की PIL फाइल की है, वी नीड टू नो एवरीथिंग कॉन्स्टिट्यूशनली दैट इज देयर। अगर ये वाले प्रॉब्लम पे क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिएगा, मार्क्स तभी उठेंगे जब फैक्चुअली करेक्ट चीजें आपके आंसर के फर्स्ट पेज पर दिखने लग जाए तब। उसके बाद पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, इन पे जनरली क्वेश्चन नहीं आते। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को अगर लेकर बात करें तो ज़्यादातर इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का। उसके अलावा जो प्रॉब्लम आता है वो आता है रेवेन्यू शेयरिंग का किस तरीके से करते हैं, और थर्ड जो आता है वो बेसिकली रिसोर्स शेयरिंग को लेकर आता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स किसी भी दो सेंटर और स्टेट के बीच में जो ज़्यादातर हम देखते हैं वो अभी करंट लेवल पर ऑब्वियसली टैक्सेस का है, ऑब्वियसली पॉलिसीज़ में जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, सेंट्रली फंडेड है, तो तब जब सेंटर ये डिस्कस करती है या बोलती है कि भाई 90 और 10% होगा या 50-50% होगा, तो स्टेट डज नॉट हैव दैट कैपेसिटी टू बेयर दैट एक्सपेंस ऑफ 50%, तो तब उनके बीच में इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुरू होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादातर जो है वो अपॉइंटमेंट्स को लेकर है। अपॉइंटमेंट में आज के दिन में सेंटर और स्टेट में जो सबसे टॉप 2 प्रॉब्लम्स चलती है वो आती है, एक गवर्नर की, जो मैं यहाँ इनडायरेक्टली आपसे बात कर रहा था, और दूसरी आती है ऑफिसर्स की। इन दोनों के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर अपॉइंटमेंट में बहुत सारे इश्यूज होते हैं। उसके अलावा जो सबसे ऑब्वियस प्रॉब्लम है वो टॉप डाउन अप्रोच का है। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब है सेंटर ऊपर में बैठ के किसी भी तरीके का टॉप लेवल पर कोई भी तरीके का डिसीजन लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, और फिर वो नीचे इम्पोज किया जाता है। तो टॉप डाउन अप्रोच वाले प्रॉब्लम में स्टेट्स जो होते हैं वो राजी नहीं होते इस बात को लेकर कि हमको क्यों ये इंप्लीमेंट करना है। बॉटम्स अप अप्रोच का वो लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो इसीलिए ये एडमिन को लेकर आता है। जुडिशियल हायरार्की को लेकर, ट्रिब्यूनल्स को लेकर प्रॉब्लम्स आता है, उसको लेकर, क्योंकि यहाँ पर कोर्स में पॉइंट नंबर 8 जो है वो जुडिशरी को लेकर है, तो हम उस जगह पर इसको लेकर बात करेंगे। एंड देयर आर ज्योग्राफिकल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बिटवीन देम which starts from the first is between the rivers and the water sharing between the rivers. Then it is about pollution as well. जैसे पंजाब में जब हार्वेस्ट के वक्त वो फसल कटती है तो फिर वो लोग जलाते हैं तो धुआं दिल्ली तक पहुंचता है। वो सारे अलग टाइप के पोल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। टूरिज्म को लेकर है कि किस तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन सेंटर और स्टेट मिलके करे। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल और प्रोबेबली अ माउंटेन, कि भाई किसी जगह पर लैंडस्लाइड हो जाता है तो लैंडस्लाइड जब ऊपर से होते हुए नीचे आता है तो फिर नीचे वाला जो राज्य होता है, लोअर रिपेरियन स्टेट्स जिनको बोलते हैं, तो उस जगह पर वो राज्य पूरा बर्बाद हो जाता है। तो देयर आर लॉट ऑफ ज्योग्राफिकल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑल्सो बिटवीन देम। मोर ऑफन देन नॉट आई हैव सीन कि अगर बच्चा मिला जुला के सेंटर स्टेट के बीच में कोई भी ये टाइप का प्रॉब्लम, मतलब अगर करंट अफेयर पढ़ा हुआ रहता है, तो ही और शी इज decently able to describe the problem. The problem comes when we have to state solutions between them. अब क्या होता है कि जब भी solution को लेकर बात करते हैं दो राज्यों को, सेंटर और स्टेट के बीच में, तो मेरा पर्सनल लेवल पर हम लोग एक टेम्पलेट फॉलो करते हैं। टेम्पलेट में ऐसा है कि सबसे पहले अगर सेंटर और स्टेट के बीच में है तो कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर जितने सॉल्यूशंस आपके पास अवेलेबल है, हायरार्की उसी हिसाब से जानी चाहिए। उसके बाद स्टैट्यूटरी लेवल पर अगर कानून पास हो रखा है
तो फिर स्टैट्यूटरी सॉल्यूशंस लिखिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि पॉलिटिकल सॉल्यूशंस अवेलेबल है तो पॉलिटिकल लिखिए। उसके बाद आपको लगता है कि एडमिन लेवल पर है तो वो लिखिए। उसके बाद इकोनॉमिक सॉल्यूशंस अगर है तो वो लिख लिए। उसके बाद कमिटीज, बिकॉज अल्टीमेटली आफ्टर अ पॉइंट इट सो कम्स कि अपने को ये पता ही नहीं चलता है कि अब सोल्यूशन एग्जैक्टली क्या लिखा जाए। तो पुंची कमीशन, सरकारिया कमीशन या एआरसी रिपोर्ट्स, वो सब लिखिए। एंड लास्ट में आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म फॉलो करना चाहिए, ये लिख सकते हैं। इस चीज़ को लेकर मेरा एक स्टॉन्च बिलीफ और हायरार्की है कि जब भी सेंटर और स्टेट के बीच की प्रॉब्लम आती है तो एक बच्चा जब सोल्यूशन लिखने की ट्राई करता है तो सोल्यूशन में ना सबसे टॉप सोल्यूशन, क्योंकि पॉलिटी का पेपर है, कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर कोई प्रावधान अवेलेबल हो तो लिखना चाहिए, क्योंकि संविधान होता है, संविधान के नीचे कानून आता है, द एक्ट्स दैट वी टॉक अबाउट। इसीलिए सेकंड मैंने लिखा है कि स्टैट्यूटरी लेवल पर होना चाहिए, क्योंकि हम सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर बात कर रहे हैं तो पॉलिटिकल सोल्यूशंस आर ऑल्सो वेलकम। अदरवाइज स्टैट्यूटरी के बाद एडमिन सोल्यूशंस आता है, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर प्रावधान अवेलेबल है सेंटर और स्टेट के बीच में। पैसे का प्रॉब्लम है, पैसे से ही सॉल्व होगा। इकोनॉमिक सॉल्यूशंस इफ अवेलेबल, इफ वी आर गोइंग ब्लैंक कि भाई 2 ही मिनट बाकी है, अल्टीमेटली मैंने ये प्रॉब्लम तो लिख दिया था कि हाँ रिवर वाटर शेयरिंग का प्रॉब्लम आ गया है वगैरह वगैरह, हाउ शुड वी सॉल्व दैट में मेरे को ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मैं क्या करूँ। जैसे इस जगह पर अगर आप स्टैट्यूटरी तो कॉन्स्टिट्यूशनल तो रिवर वाटर को लेकर है ही, स्टैट्यूटरी लेवल पर रिवर बोर्ड एक्ट 1956 का सोल्यूशन अवेलेबल है, वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो अल्टीमेटली फिर यहाँ पर जाते हैं तो बोलते हैं पुंची कमीशन, सरकारिया कमीशन, एआरसी की रिपोर्ट्स के हिसाब से इंप्लीमेंट करना चाहिए, नहीं तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हमको बढ़ावा देना चाहिए। ये स्ट्रक्चर से अगर जाते हैं तो बहुत ही लर्नर्ड सा साउंड होता है। इस तरीके से मैंने जो मेरा जो पर्सनल एनालिसिस है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखते हुए, तो मेरा ये मानना है कि क्वेश्चन जब फंक्शन एंड ड्यूटी ऑफ द इंडियन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, इश्यूज रिलेटिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, मतलब पॉइंट नंबर 2, 3 एंड 4 जो है, इंक्लूडिंग द गवर्नर वाला पार्ट जो मैंने यहां पर ऑब्वियसली ले लिया है, दे आर थ्री किड्स फ्रॉम द सेम मदर, ओवरलैप का ही खेल होता है। थोड़ा जीपीएससी के अगर पेपर में देखेंगे तो कभी एक क्वेश्चन फीचर पे है या कभी 2 क्वेश्चन फीचर पे। अगर फीचर पे एक क्वेश्चन आता है तो मिला जुला के इस जगह पर 2 क्वेश्चन बनने के प्रोबेबिलिटी होता है। स्टूडेंट कम्युनिटी में इतना क्लियरली डिफाइन नहीं हो पाता है क्योंकि कोर्स के डेप्थ में बहुत जाते हैं, बट अगर एक बर्ड्स आई व्यू से देखा जाए तो 2, 3 और 4 में से 2 क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे चैप्टर्स नहीं है लक्ष्मीकांत या किसी जगह पर पढ़ना पड़े। अगर आप कोई भी एक डिसेंट सा करंट अफेयर का मंथली मैगजीन ले लें जिसमें पॉलिटी का एक सेक्शन हो, तो मोर ऑफन देन नॉट आप उसमें सेंटर और स्टेट के बीच में हर बार वहीं पर टॉपिक वाइज ही प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगे। तो आई थिंक वो इस चीज़ के अप्रोच को बेहतर कर सकता है आपके प्रोसेस में। मूविंग अहेड, जैसे इसके बाद रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नेंस अंडर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिखा है। ओके, जैसे इसी जगह पर मैं खाली ये 3rd के बाद अगर 4th वाला पार्ट पंचायती राज करके लिखूं, पंचायती राज के कुछ फिक्स टॉपिक्स हैं जिस पे हमेशा क्वेश्चन आता है और कुछ फिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे बच्चे क्वेश्चन आने के बाद अच्छा जवाब शायद नहीं दे पाते। तो उनमें से जैसे एक है पंचायती राज की स्टोरी, कब कैसे बन के तैयार हुआ एंड टेकिंग फ्रॉम अशोक मेहता देन टू कमिंग टू ऑल द वे टू राजीव गांधी गवर्नमेंट एंड 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये एक स्टोरी वाला पार्ट है जो आई थिंक एम लक्ष्मीकांत में डिसेंटली प्लेस्ड है। हमको 2 पेज का आंसर लिखना होता है तो दैट्स नॉट अ बिग चैलेंज फॉर अस। एक स्टोरी वाला पार्ट है। दूसरा जो इसका पार्ट है वो है इसका इम्प्लीमेंटेशन, कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। और तीसरा जो इसका पार्ट है कि डू यू हैव एनी बेटर सजेशंस टू गिव। ये दोनों जो है ये एक ही जगह पर आपको आराम से मिल जाएगा। इसको डिकोड करने का एक तरीका होता है। जैसे जब हम लोग लक्ष्मीकांत को देखते हैं तो उसी जगह पर पूरा स्टोरी जब अवेलेबल हो जाता है
तो आप अगर बाद में ध्यान से देखेंगे ना तो आपको सेलिएंट फीचर्स दिखाई देगा। जितने सेलिएंट फीचर्स है वही इंप्लीमेंटेशंस के इशू है और उन्हीं में सजेशंस आपको मिलेंगे। जब उसको रीड करता हूं, द सेलिएंट फीचर्स आर ग्राम सभा, तो हमको समझ आता है हाँ सही बात है ग्राम सभा है। तो जो चैलेंज इन इंप्लीमेंटेशन इज व्हाट, दैट द ग्राम सभा इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर्ली। द सेकंड इज अ 3-tier सिस्टम। 3-tier सिस्टम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कम्युनिकेशन इज अ प्रॉब्लम, टॉप डाउन अप्रोच इज अ प्रॉब्लम। तो अगर आप ध्यान से देखते जाएंगे तो फीचर्स ही हैं जिसके इंप्लीमेंटेशनल इश्यूज हैं। तो फिर सर सजेशंस में क्या देंगे, जितने भी फीचर्स हैं उनको ठीक से करके जाइए और सजेशंस में उनको स्ट्रेंथन करने को लेकर बात कीजिए। अगर आप इसके अलावा भटकते हैं तो द प्रॉब्लम विथ पंचायती राज क्वेश्चंस इज आपका आंसर उसके रेलेवेंसी से थोड़ा सा भटका हुआ दिखता है। दैट प्रोबेबली डजंट फेट यू एज मच मार्क्स एज राइटिंग द फीचर्स एज द प्रॉब्लम्स। मैं ऐसे फीचर्स रीड करता हूं। ग्राम सभा इज अ फीचर, 3-tier सिस्टम इज अ फीचर। जैसे इलेक्शन ऑफ मेंबर्स एंड द चेयरपर्सन, वो भी इंप्लीमेंटेशन का एक इशू है कि मेंबर्स का इलेक्शन बराबर नहीं होता। चेयरपर्सन में जो 50% वीमेन को चूज करना है तो वो भी बराबर नहीं होता। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का इशूज़ है यहाँ पर, क्योंकि वो भी बराबर नहीं हो पा रहा। हर अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार का रिजर्वेशन लागू होता है, कितना ओबीसी, कितना एससी, कितना एसटी, विमेन के हिसाब से द रिजर्वेशन इज डिफाइंड प्रॉपरली, बट ऑब्वियसली एट द विलेज लेवल इट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत्स दे फॉल, फिर उसको कंप्लीशन कैसे करना है, फिर बीच का जो गैप आता है वो कैसे कंप्लीट करना है। डिस्क्वालिफिकेशन, उसको जब स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का ड्यूटी है वो पूरी तरह डिफाइंड है कि नहीं। फिर उसके अलावा पावर्स एंड फंक्शंस इनके फाइनेंसेस, एंड देन द फाइनेंस कमीशन, द ऑडिट्स, देयर एप्लीकेशन इन यूनियन टेरिटरीज, द एग्जेम्प्टेड एरियाज, द एग्जेम्प्टेड सीट्स, बार इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट्स। ये जो है ना, अगर ये आपको 10 फीचर यहां याद हो जाएं ध्यान से, ये 10 के 10 फीचर्स इंप्लीमेंटेशनल इश्यूज हैं। ये 10 के 10 फीचर्स में से इट्स जस्ट ट्रिक, वी ऑलवेज यूज्ड इट, कि अगर 10 हैं उसमें से अगर 5 आप इंप्लीमेंटेशन में यूज कर रहे हैं कि प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके अलावा के 5 आप यहां पर यूज करके दे सकते हैं कि सजेशन क्या रहेंगे। इसका एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें हम बोलते हैं कि ओह काफ़ी डेप्थ वाला क्वेश्चन आ गया पंचायती राज में से, तो डेप्थ वाले क्वेश्चन में उसको कैसे सॉल्व करें। एक ट्रिक है इसमें, जैसे पीआरआई में कंपलसरी और वॉलेंटरी प्रोविजंस का एक प्रावधान है। सो जनरली जब हम लोग प्रीलिम वगैरह को लेकर तैयारी करते हैं तो वी रिमेंबर अ फ्यू थिंग्स एंड देन वी डोंट रिमेंबर। जैसे कंपलसरी प्रोविजंस में ऐसे मैं लिख रहा हूँ कि ग्राम सभा का ऑर्गेनाइज होना जरूरी है, पंचायत का विलेज इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनना जरूरी है, डायरेक्ट इलेक्शंस हर पंचायत में एट द विलेज और ये सब होना चाहिए, इनडायरेक्ट इलेक्शन चेयरपर्सन के लिए होना चाहिए, 21 ईयर्स मिनिमम रिजर्वेशन का सिस्टम, 1/3 सीट्स फॉर दिस, फिक्स टेन्योर ऑफ 5 स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये सब हुआ कंपलसरी। अगर डेप्थ क्रिएट करना है तो वॉलंटरी वाले साइड पे, और ये जो आप ध्यान से देख रहे हैं जो मैंने अभी कंपलसरी पढ़े, यही एक्चुअली फीचर्स का पार्ट है। फिर अगर आप ध्यान से डेप्थ वाले पार्ट में जाने का पसंद करेंगे तो वॉलंटरी वाले में आपको बहुत सारा दिखेगा। उसके अलावा जैसे वॉलंटरी वाले में ऐसा है कि सीट्स जहां पर हम लोग को बैकवर्ड क्लासेस को भी देना चाहिए, पावर एंड अथॉरिटी टू एनेबल देम टू फंक्शन एज सेल्फ गवर्नमेंट देना चाहिए, ग्रांटिंग फाइनेंशियल पावर उनको देना चाहिए कि नहीं, टैक्स, टोल्स, फीस ये सब चार्ज करना देना कि, वो आपको डेप्थ देता है अपने आंसर में। और मान लीजिए कि अगर वो भी नहीं आ रहा या आपको अपने आंसर में बहुत वैरायटी देनी है पंचायती राज को, तो आप जो 29 फंक्शंस है ना जो पंचायत में दे रखे हैं, एग्रीकल्चर, लैंड इंप्रूवमेंट, इरिगेशन, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, सोशल फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, खादी, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, फ्यूल एंड फॉडर, रोड्स, ब्रिजेस, फेरीज, वाटरवेज, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, पॉवर्टी एलिवेशन, एजुकेशन, अडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, लाइब्रेरी, कल्चर एक्टिविटी, मार्केट, फेयर, हेल्थ, सैनिटेशन, फैमिली वेलफेयर, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। गाइज अगर ये याद हो जाए ना, अगर ये याद हो जाए ना, तो आप पीआरआई के किसी भी क्वेश्चन में इतना वैरायटी टेबल पे लेके आते हैं कि सामने वाला ऑब्वियसली इंप्रेस हो जाएगा। एंड सबसे बेस्ट पार्ट, हम सिर्फ वो 29 आइटम्स को लेकर ही तो बात कर रहे थे जो पंचायती राज में अवेलेबल है। तो ऐसा भी नहीं कि हमको कुछ घर से सोच के आना है। हम अगर लक्ष्मीकांत का वही एक चैप्टर ठीक ठाक से पढ़ के हमारे मेंस को लेकर तैयारी करें तो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज। यहाँ पर मैं
समय के साथ कोर्स को छोटा करने की कोशिश किए जा रहा हूँ। ये एक चैप्टर है 5-7 पेज का। गवर्नर का चैप्टर भी कंपैरेटिवली छोटा पड़ता है। सेंटर स्टेट को लेकर अगर सेंटर स्टेट रिलेशंस वाला चैप्टर आप देखें तो वो एक अलग फैक्टर है। ओवरऑल वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट, ये सब में थोड़ा उस चीज़ को देखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा कैची है, लेकिन अगर इसको करंट अफेयर्स के थ्रू आप जाते जाए तो ये इतना बड़ा चैप्टर नहीं है जितना अपने को दिख रहा है। एनीवेज, फोर्थ वाला जो पार्ट है पंचायती राज, स्टोरी, इम्प्लीमेंटेशन को लेकर क्या है, उसके सजेशंस में आप क्या अच्छा डाल सकते हैं कि अलावा अगर डेप्थ आपको करना है तो 29 कंपलसरी प्रोविजंस इन द 11th शेड्यूल, उस पार्ट को आप देख सकते हैं। दैट विल हेल्प अ लॉट विथ PRI पार्ट। मूविंग अहेड, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ एंड देयर रोल। ऐसा है जैसे इसको लेकर कुछ फिक्स चीज़ें हैं जो हमको किसी भी बॉडी को लेकर याद होना ही चाहिए। जैसे I'm just taking an example here. जो 5th पार्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को लेकर है। तो क्या इसमें जैसे अगर कोई भी बच्चा GPSC का मेंस दे रहा है तो ये मान के चलते हैं कि उनको आर्टिकल नंबर, उनका रोल और उनका बेसिकली जो भी फंक्शन है उस चीज़ का एक बेसिक आइडिया होता है। जो उस चीज़ का आइडिया नहीं होता है वो ये होता है कि प्रैक्टिकल लेवल पर जो वर्किंग है उसको लेकर। इसका एक टेम्पलेट है जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर काम कर सकता है। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ लास्ट ईयर या लास्ट ईयर इलेक्शन कमीशन को लेकर GPSC में पूछा था। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल कि भाई इलेक्शन कमीशन को लेकर किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, तो क्या प्रॉब्लम है, मैं टेम्पलेट ले रहा हूँ, उसी टेम्पलेट में जितनी भी चीज़ रीड करूँगा वो सारी की सारी सोल्यूशन साइड भी जा सकती है। सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट इज इट दैट द इलेक्शन कमीशन इज फेसिंग? दे हैव लैक ऑफ मनी, overlapping of center and state, lack of personnel, they have no technical expertise, research is poor, public connect is missing, they are less digital, they do not have any judicial powers, they are not working according to international practices, it's a top down approach, they are implementing outdated and old laws probably, the body and the duty of द कमीशन इज़ नॉट डिफाइंड। ये जैसे इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं कि उनका कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल नहीं होता। जैसे लिटरेसी जो है वो भी उतना टॉप लेवल पर उनको मिलता नहीं है, या फिर लिटरेसी इन द सिस्टम इज़ मिसिंग, अपॉइंटमेंट इज़ एन इशू, ट्रांसफ़र इज़ एन इशू, एथिकल डिलेमा इज़ एन इशू, करप्शन इज़ एन इशू। ये 15 चीज़ें आप टेम्पलेट में प्लीज़ याद करके रखिएगा किसी भी बॉडी के लिए। जैसे बिकॉज आई हैव द कोर्स इन हैंड, तो बी वाला जो पार्ट है उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस है। उसमें एक पार्ट है, वो पार्ट है 5th, जिसमें लिखा है स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़। तो जब भी क्वेश्चन स्टैट्यूटरी या किसी रेगुलेटरी बॉडी पर आया, एग्जाम्पल CBI पर ये बात आई, तो जो मैंने अभी 15 पॉइंट्स बताए टेम्पलेट के, आप किसी भी फॉर्म में उसको अरेंज कर सकते हैं। आप अगर ध्यान से लिख कर उसको रखेंगे और उसको अगर रिवर्स में CBI पर लेकर जाएंगे तो आपका पूरा का पूरा अप्लाई होता है। तो जब हम लोग इस वाले पार्ट का वीडियो बनाएंगे तब मैं वापस से उस चीज़ को रीइंस्टेट कर दूंगा। बट फिलहाल आपको ये बात समझनी ज़रूरी है कि ये एक टेम्पलेट बेस्ड आंसर ही होगा। उस दौरान ये आपका टॉप जिम्मेदारी है। अगर इसके सोल्यूशन को लेकर बात होने लग गई कि गिव सॉल्यूशंस, तो आपने टेम्पलेट में से अगर 5-6 प्रॉब्लम्स के फॉर्म में लिखे हैं तो जो 5-6 बच गए हैं उनको सोल्यूशन के फॉर्म में पुट कर दीजिए। उस दौरान एक कार्डिनल मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये होता है कि जो प्रॉब्लम लिख रखा है टेम्पलेट में उसी को सोल्यूशन के फॉर्म में लिखने लगते हैं। जैसे अगर प्रॉब्लम में लिखा है कि करप्शन का इशू है तो सोल्यूशन में लिख दे तो करप्शन को हटाना चाहिए। इट डजंट साउंड टू गुड। ऐसा लगता है कि नीचे बस रेसिप्रोकेट किए जा रहा है, पॉइंट नंबर 1 नीचे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 2। तो उस चीज़ से निकलने के लिए और थोड़ा कम लर्नर्ड भी साउंड होता है। तो इस वजह से ऊपर अगर 6 प्रॉब्लम्स में टेम्पलेट में लिख रहे हैं तो नीचे जो बाकी बचे हैं उनको सोल्यूशन में पुट कीजिए। दैट विल गो अ लिटिल फास्टर, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैज़ टू बी हैंडल्ड दैट वे।
और एम लक्ष्मीकांत ने बहुत ही क्लियर लेवल पर सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज डिफाइंड है। आई एम श्योर प्रीलिम की तैयारी की होगी तो आर्टिकल नंबर, रोल एंड फंक्शन जो एक बेसिक चीज़ होती है किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को पढ़ने के लिए, वो उसकी तैयारी की ही होगी, और नहीं की है तो प्लीज़ करना ही चाहिए, उस चीज़ का ध्यान रखें। एंड देन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, उनका स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कॉन्डक्ट, बिजनेस, ये सारी चीज़ें। बिफोर मूविंग टू पार्लियामेंट वाला पार्ट, मैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, एक्चुअली माय बैड, जैसे दिस इज 5, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज 6 एंड यही 2, ओके 1 2 3 4 5 6, अच्छा यहाँ तक हमारा हो गया है। तो मैं 7th वाला जो है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, उसको लेकर लक्ष्मीकांत का सबसे बड़ा चैप्टर है, बट उसको फिर भी कन्फाइन करके एक तरीके से बात किया जा सकता है जो कहीं ना कहीं डिकोड होकर आता है कि इन पे सर जो क्वेश्चंस आते हैं पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर पे, तो वो कौन कौन से ऐसे हेड्स होते हैं जिन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर रिवाइज करते वक्त मैं उन कौन से हेड्स पे ध्यान दूं कि मेरा फटाफट वो वाला यूनिट जो है वो रिवाइज हो जाए। सो व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द पार्लियामेंट चैप्टर, सो देयर समथिंग दैट आई ऑब्जर्व्ड, that and I am writing number 7 here, so it's either parliament or it is a state legislature। इनको लेकर मैंने देखा जैसे composition, duration, memberships, question on the presiding officers, on the sessions, on the budget part, and most important इसका एक पार्ट है जिसको मल्टी फंक्शनल रोल है पार्लियामेंट का। इनमें से किसी पे भी क्वेश्चन बनते, जैसे एक है इनका लेजिस्लेटिव रोल, एक है इनका एग्जीक्यूटिव रोल, एक है इनका फाइनेंशियल रोल, एक है इनका कॉन्स्टिट्यूएंट रोल, एक जुडिशियल लेवल पर जो रोल प्ले करते हैं, एक इलेक्टोरल लेवल पर रोल प्ले करते हैं, एंड आई एम जस्ट मेंशनिंग वन एज अदर्स। जब आप एम लक्ष्मीकांत देखेंगे, या फिर जैसे देखने का तरीका एक्चुअली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी है, उसके अलावा एम लक्ष्मीकांत भी रेफर किया जा सकता है। ये जितने क्वेश्चन आते हैं ना, ये सब ज़्यादातर करंट अफेयर बेस्ड आते हैं। एक्चुअली इनमें से भी कोई भी, लेट्स ब्रेनस्टॉर्म। कॉम्पोजिशन, पार्लियामेंट का अगर कॉम्पोजिशन को लेकर बात करें तो इसमें जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द लोकसभा करेंटली, ऑफ द राज्यसभा करेंटली, डिलिमिटेशन कमीशन के वक्त इनके कॉम्पोजिशन में क्या चेंजेस आएगा। हाँ, डिलिमिटेशन को लेकर एक बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, तो आई थिंक दैट हैड टू डू विथ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के कॉम्पोजिशन को लेकर ही। ड्यूरेशन को लेकर भी बात है, जैसे कोविड-19 के वक्त ड्यूरेशन कम ज़्यादा हो गया था, जैसे कभी कभार मानसून सेशन जो होता है उसमें अच्छा डिस्कशन नहीं होता, या बजट सेशन में अच्छा डिस्कस नहीं होता। बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी इज कि विधानसभा या पार्लियामेंट का कोई भी सदन सही टाइम के लिए, पूरे टाइम के लिए बैठता नहीं है, या बैठता है तो बहुत ही प्रून्ड लेवल पर छोटा बैठता है, उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। मेंबरशिप्स, डिस्क्वालिफिकेशंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, करप्शन के केसेस उन पे होना, उसमें कैसे किसी की मेंबरशिप खारिज हो जाती है, कौन अवैध रूप से बैठा हुआ है, किसको बैठना चाहिए था या नहीं बैठना चाहिए था। जैसे अभी सपोज मिस्टर अरविंद केजरीवाल ऑन अ मैटर विच इज सब जुडिस इज इन जेल, तो ही इज अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन दिल्ली विच इज ऑब्वियसली अ यूनियन टेरिटरी ऑल्सो। तो मेंबरशिप को लेकर ये क्वेश्चन है कि अभी क्योंकि वो करप्शन के किसी केस में अक्यूज्ड है, तो क्या उनकी एमएलए की मेंबरशिप चली जाएगी और उस दौरान क्या उनको सीट वेकेट करना चाहिए।
उस पर क्वेश्चन, जैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, ऑब्वियसली ज़्यादातर क्वेश्चन स्पीकर को लेकर ही इस पर ज़्यादा आता है। राज्यसभा का जो चेयरमैन है, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो उसको लेकर आता है। वेन एवर द प्लेसेस फॉल वेकेंट एंड देन हाउ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स विल बी, हाउ दे आर एक्टिंग, उस पर क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे सेशंस, सही टाइम पर सेशंस का होना, किस तरीके से किस सेशन में कौन सी बात करना, कौन सा बिल किस सेशन में रखा जाता है तो वो कब लैप्स हो जाएगा, उन चीज़ों का पता करना। बजट ऑब्वियसली is another topic altogether, and the most important is the multifunctional role. ये सारे के सारे करंट लेवल पर काम करेंगे। इनको डिफाइन करना एक पॉइंट के बाद हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लेक्चर अप्रोच का है। बट कम से कम हेड देखकर ये पता चलता है। लेजिस्लेचर का मतलब होता है कि कानून बनाने वाला रोल। आई एम जस्ट सेइंग दैट जब भी पार्लियामेंट का लेजिस्लेचर में या लेजिस्लेटिव रोल आता है, तो कानून बनाने वाले रोल में हम हमारे टॉपिक 8 पे भी मूव करेंगे। तब उसी टाइम पीरियड में जुडिशियल रीच को लेकर या जुडिशियल एक्टिविज्म को लेकर बात आती है, जो एक्चुअली 8वां टॉपिक का पार्ट भी बनता है। जैसे एग्जीक्यूटिव, इस चीज़ का मतलब होता है कि कानून का या किसी चीज़ का अमल करवाने की जिम्मेदारी। तो उस दौरान बनाते वक्त की दिक्कतें यहाँ जाती है, उनके अमल करने वाले की दिक्कत अलग हो जाती है। फाइनेंशियल मैटर्स पे किसी राज्य को कुछ दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे, लीकेजेस होना, जब भी कोई मेंबरशिप के हिसाब से अब एमएलए या एमपी नहीं रहता तो उनका बंगला खाली कराना, कॉन्स्टिट्यूएंट, जुडिशियल, इलेक्टोरल मैटर्स एंड अदर्स, ये सब के सब करंट अफेयर का पार्ट बनते हैं। हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी से हमेशा यही रिक्वेस्ट रहती है कि जब पॉलिटी में आप करंट अफेयर पढ़ें तो बहुत सारे लोग बहुत सारा करंट अफेयर पढ़ के जाते हैं। बट अगर आप इन 8 टॉपिक्स को बहुत ध्यान से देखेंगे ना, मैं यहाँ पर खाली लिख रहा हूँ कि ये वाला टॉपिक जो है ये जुडिशरी से रिलेटेड है। तो अगर इन 8 टॉपिक्स को बहुत ध्यान से देखेंगे ना, तो एक चीज़ में आप प्लीज़ अपना एक्यूमेन अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा प्रून्ड रहे। प्रून का मतलब होता है थोड़ा सा कम लेवल पर और बहुत ही सॉर्टेड लेवल पर आप इसके करंट अफेयर की तैयारी करें। अदरवाइज आपका ये कभी नहीं खत्म हो सकता है, क्योंकि करंट अफेयर ज़्यादातर सेंटर स्टेट रिलेशंस पर आता है। करंट अफेयर अगर ज़्यादातर देखते हैं तो पार्लियामेंट के रोल पर आता है। टू सम एक्सटेंट करंट अफेयर ऑब्वियसली जुडिशरी पर भी आता है, वेर आई एम कमिंग टू द जुडिशरी पार्ट। जुडिशरी में लिखा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिलेटिंग टू इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जुडिशियल रिव्यू, पीआईएल, लैंडमार्क जजमेंट्स। अगर इस वाले टॉपिक को ध्यान से देखें तो यहाँ पर जितने भी ये टॉपिक लिखे जुडिशरी को लेकर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दैट इज स्टैटिक, इंपॉर्टेंट प्रोविजन रिलेटेड टू इमरजेंसी इज अगेन स्टैटिक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज अगेन स्टैटिक। अगर कोई लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे कोई बात आ गई देन ऑब्वियसली यू हैव टू डू दैट। जुडिशियल रिव्यू इज ओपिनियन बेस्ड। उसके अलावा पीआईएल्स, उस कॉन्सेप्ट के बारे में अपने को आइडिया होना चाहिए। एंड देन लैंडमार्क जजमेंट्स इज स्टैटिक। पिछली बार के पीवाईक्यू में मैंने देखा तो क्लियरली केशवानंद भारती केस पे पूछा हुआ था। व्हाट वी हैव टू डू इज वी जस्ट हैव टू डिकोड कि जुडिशरी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा कि अगर क्वेश्चन स्पेसिफिक है तो ये बुकिश है। ठीक ठाक पॉलिटी पढ़ के पास किया हुआ बच्चा, अगर प्रीलिम पास किया हुआ बच्चा पॉलिटी ठीक ठाक पढ़ा हुआ है, तो वो स्पेसिफिक लेवल पर बुकिश क्वेश्चन का जवाब, इफ़ ही और शी इज़ आर्टिकुलेट एंड गुड इंग्लिश राइटर, वो इस चीज़ को सॉल्व कर पाते हैं। अदरवाइज इसका जो क्वेश्चन होता है वो जनरल लेवल पर होता है। जनरल लेवल पर जो होता है वो ज़्यादातर प्रॉब्लम रिलेटेड ही होता है, वो मैं अभी बात करता हूँ, और इसके सॉल्यूशन रिलेटेड ही होता है। सो अगर जुडिशरी को लेकर अगर प्रॉब्लम्स की बात करें तो ऐसा है, जो यहाँ पर टेम्पलेट दिया था प्रॉब्लम्स को लेकर, वो टेम्पलेट यहाँ पर भी जुडिशरी का एकदम सिमिलर आता है। आई एम जस्ट रीडिंग आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ एनी जुडिशरी और जुडिशियल बॉडीज इन जनरल। नंबर्स का प्रॉब्लम है, रिटायरमेंट एज का प्रॉब्लम है, ट्रांसफर्स का प्रॉब्लम है, वैकेंसी का प्रॉब्लम है, अकाउंटेबिलिटी का प्रॉब्लम है, प्रमोशन का प्रॉब्लम है, अपॉइंटमेंट का, स्पेशलाइज्ड नॉलेज न होने का प्रॉब्लम है, करप्शन का प्रॉब्लम है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होने का प्रॉब्लम है, इंडिपेंडेंस का इशू है, एंड देन टू इम्प्लीमेंट एंड अबाइड बाय कॉम्प्लेक्स लॉज या ओवरलैपिंग लॉज का प्रॉब्लम है। एंड अभी जो नए संहिताज आए हैं सीआरपीसी आईपीसी के जगह पर, तो टू गेट योर सेल्फ अपडेटेड ऑल द टाइम, जुडिशरी की ये 10-12 प्रॉब्लम्स है जिनको लेकर हमेशा पिछले 5-7 साल में,
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के जजमेंट से मैंने पता किया है कि इन्हीं पे हमेशा क्वेश्चंस बनते रहते हैं। अगर जनरल क्वेश्चन हमको बहुत ही लेवल पर आ गया तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व है। अगर कोई बहुत ही स्पेसिफिक लेवल पर किसी जजमेंट को लेकर आ गया एंड कोइंसिडेंटली हमारा वो जजमेंट अगर पढ़ा देखा हुआ नहीं है, देन इट बिकम्स अ कैच। बट ऑनेस्टली जैसे हमेशा जो पॉपुलर जजमेंट्स हैं वही पूछे जाएंगे, बिकॉज एज एन एग्जामिनर मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि अगर मेरे सामने एक कोर्स दे दिया जाए और इस कोर्स में 8 टॉपिक है और 8 में से 5 में बनाने दे दिया जाए, तो पहला एथिकल डिलेमा तो यहीं खड़ा हो जाता है कि 5 कैसे बनाऊँ। सेलिएंट फीचर देखता हूँ तो 1 बनाता हूँ, फिर 2, 3 और 4 देखता हूँ तो लगता है ये तो सिमिलर है तो 2 बना लेता हूँ या 1 ही बनाता हूँ ताकि उससे जस्टिफाई हो जाए। फिर देखता हूँ तो पता चलता है अच्छा 3rd PRI पे बनाना पड़ेगा, फिर लगता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे बनाना पड़ेगा, जब तक पार्लियामेंट पहुँचते तो पार्लियामेंट में बनाना पड़ता है, अगर पार्लियामेंट का कोई करंट अफेयर का नहीं मिलता है तो फिर 6ठा जुडिशरी का बनाना पड़ता है। तो इस वजह से पॉलिटी का कोर्स वैसे कन्फाइंड है, पूरा पढ़ के अंडरस्टैंडिंग मेरे हिसाब से जो प्रीलिम में हो रखी है उससे ये काम बन सकता है। एक जगह सॉल्यूशन जहाँ मुझे हमेशा लगता है कि सही तरीके से जुडिशरी में सॉल्यूशंस लिखे जाने चाहिए। मैंने यहाँ पर जब आपको सॉल्यूशन बताए थे तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट और उन सब के तहत बताए थे, बट जुडिशरी में ऐसा होता है हम लोग ऐसे इंटरनेशनल से लेते हुए आए तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कोई क्वेश्चन लेता हूँ, कॉलेजियम सिस्टम को लेकर कि वो क्या सही है, करना चाहिए कि नहीं, क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसका सल्यूशन आएगा। स्टैंडर्ड तरीके हैं जिसे मार्क्स गैदर किए जा सकते हैं। यू टू स्टार्ट विथ राइटिंग इंटरनेशनल फर्स्ट। सो इंटरनेशनल लेवल से सोल्यूशन स्टार्ट करते तो वी शुड सी द वर्किंग ऑफ द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन और प्रॉब्लली द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, वो वहाँ से एक आता है। जनरल लेवल पर फिर इंडिया आते हैं तो अपने को पता चलता है कि वहाँ तो स्टैच्यूटरी और उसकी बात हुई थी, हमको यहाँ पर कमिटीज़ कोच करने का फ़ायदा है या रिपोर्ट्स। जैसे कमिटीज़ में आप मलीमत कमेटी की बात कर सकते हैं, लॉ कमीशन के रिपोर्ट्स को लेकर बात कर सकते हैं। फिर ऐसा होगा तो आप ये बात कर सकें अपॉइंटमेंट्स को ठीक किया जाए, टेक्निकल मतलब जो टेक पर्सनल है उनका ट्रेनिंग अच्छा दिया जाए, NJAC इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, क्लैरिटी ऑन लॉज लाइक बाइगैमी, अडल्ट्री, मैरिटल रेप, वो सब की क्लैरिटी आनी चाहिए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। ऐसे कुछ फिक्स लोअर लेवल के टेम्पलेट जो प्रॉब्लम में लिखे हैं वो तो हैं ही, बट पहले 2-3 जो है वो या तो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर कोई जजमेंट रिलेटेड सॉल्यूशन, या फिर जैसे सपोज पुलिस को लेकर कोई बात आ गई तो प्रकाश सिंह केस, विशाखा गाइडलाइंस, ऐसे सब कुछ, मलीमत कमेटी रिपोर्ट, लॉ कमीशन रिपोर्ट्स, उनको कोट करते हैं। तो पॉलिटी के इन 5 क्वेश्चंस में हम थोड़े ज़्यादा पॉलिटिकली टेक्निकली साउंड पाए जाते हैं सामने वाले को लेकर। सो दैट्स व्हाट हेल्प्स इन जुडिशरी वाला पार्ट। अदरवाइज जब आप करंट अफेयर्स का कोई भी मटेरियल देखते हैं तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 1 साल का अगर टाइम पीरियड जुडिशरी के साथ देखें करंट अफेयर्स में, तो आप देखेंगे कि मैटर्स सिमिलर ही हैं जो प्रॉब्लम के फॉर्म में, और हर बार वही न्यूज़ बने जा रहे हैं। सो दैट्स हाउ यू कैन हैंडल द जुडिशरी वाला पार्ट। इन दिस वीडियो आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं कम से कम टाइम पीरियड में पॉलिटी के एक अप्रोच को लेकर बात कर सकूं। अगर आप में से किसी को भी इस वीडियो के अलावा कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको लगे कि सर ये वाली बात इस वीडियो में बाकी रह गई, मुझे इस पे बात करनी है, या फिर इस पर वीडियो बना कर दीजिए, तो आप हमारे नीचे के कमेंट सेक्शन में उसको आराम से लिख सकते हैं। वी हैव आवर फ़ोन नंबर्स हियर ऑल्सो, तो अगर आपको ऐसा है तो आप डायरेक्टली हमें कॉल भी कर सकते हैं। इफ़ देर आर अ फ्यू पीपल हु लाइक द वीडियोज़, प्लीज़ यू कैन जस्ट like the video, and if you subscribe to our channel we'll be more grateful for that. जैसे in few days from now we'll try to bring up public administration and governance वाला जो part है उसका एक वीडियो अप्रोच का, एंड देन ऑब्वियसली एथिक्स इन पब्लिक सर्विस, उसका भी एक वीडियो हम पुट करने की कोशिश करेंगे। होप यू हैड अ गुड टाइम, एंड थैंक यू फॉर ऑल द पेशेंस टू सी दिस वीडियो। थैंक यू वेरी वेरी मच।